हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने कंप्लीट ल्यूसेंट की फिजिक्स का सार। पूरी वैसे एक बार मैं बात करना चाहूँ आपकी पूरी कंप्लीट एक एक लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज अगर आप फर्स्ट टाइम आप अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी प्यारे विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। आपके जितने भी दोस्त आपके पास जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह जितने भी आपके पास सोशल मीडिया का जो सोर्स है वहाँ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि सर जो आज की जो फिजिक्स की जो वीडियो होने वाली ना बड़ी मज़ेदार होने वाली है, एक अच्छे लहजे से एक अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। और एक बार अगर आपने पूरी पढ़ ली ना, मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन के आप लोग बहुत नज़दीक आ जाओगे। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना, मेहनत करना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, पूरी वीडियो को कवर करवाऊँगा, पूरी फिजिक्स ल्यूसेंट की कवर करवाऊँगा अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग भी पूरी वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, ताकि मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिले। और अपने दोस्तों को भी जोड़ के रखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि मज़ा आ जाए आज की फिजिक्स की कंप्लीट। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं सर। आज की जो फिजिक्स है हमारी, इसका सर सबसे पहला चैप्टर रहेगा जिसका नाम है सर आपका मात्रक। जिसका नाम क्या है सर, मात्रक। जो यूनिट है उनकी बात करेंगे। इससे पहले कि सर फिजिक्स कहते किसे हो आप, भौतिकी होती क्या है। वैसे आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, साइंस की मोर देन 100 ब्रांचेज होती है। मेजरली हम 3 ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करते हैं, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक प्यारे विद्यार्थियों फिजिक्स। तो हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है ल्यूसेंट की, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, सर आप इंग्लिश मीडियम में आपके लिए लेके आऊँगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के उसमें, और बाकी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बाई लैंग्वेज लेके चलूँगा, आपको ज़रूर समझ में आएंगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। सर आज की जो टॉपिक है इसकी फिजिक्स की सबसे बेसिक मैं बात करना चाहूँ फर्स्ट पॉइंट से। भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, मैटर, ऊर्जा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। बेटा जी अगर मैं बताना चाहूँ सर, मैटर और एनर्जी का क्या होता है, इसके अंदर एक्सचेंज होता है। मतलब जो द्रव्य और जो ऊर्जा होती है उसका आपस में जो परस्पर क्रियाओं का आदान प्रदान, उनकी जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी आदान प्रदान होता है, वो हम किससे स्टडी करते हैं सर, हम फिजिक्स से। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है जो नेचुरल साइंस है, उसकी सर जो मेन साइंस है वो कौन सी है, फिजिक्स है। अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर हद तक निर्भर है। अगर मैं बताना चाहूँ सर, यहाँ इतनी चीज़ नहीं लिख रखी, लेकिन मैं बताऊँ सर जो फिजिक्स है ना, इसकी सर 2 ब्रांचेज है। प्यारे विद्यार्थियों समझना ज़रूर, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। फिजिक्स की 2 शाखाएं हैं। एक तो कौन सी होती है सर आपकी चिरसम्मत भौतिकी, बोले तो क्लासिकल फिजिक्स, और एक होती है सर आपके मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो आपकी 19वीं सदी से पहले की है। बेटा जी कौन सी सदी से पहले की, 19वीं सदी से पहले की। और 19वीं सदी के बाद में जो आज तक अप टू डेट है उस फिजिक्स को हम बोलते हैं सर मॉडर्न फिजिक्स। ल्यूसेंट में इतनी चीज़ नहीं लिख रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा कवर करवाने की कोशिश करूंगा सर। इसके अंदर जो चैप्टर आएंगे चिरसम्मत भौतिकी के अंदर, इसके अंदर सर हम जैसे मैकेनिक्स ज़्यादातर कवर करेंगे। और मॉडर्न जो फिजिक्स होगी इसके अंदर सर अपन जैसे आपके रेडियो आइसोटोप्स वगैरह, जो आपके रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर हुआ, एटम्स हुआ, जो मॉडर्न अप टू डेट जिनके अंदर डिस्कवरी होती है वो चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा। तो सर आप आराम से पढ़ना, पैसेंस रख के। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है सर, मात्रक। देखो क्या लिख रखा है मात्रक के बारे में, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बेटा किसी की राशि, अब वो राशि मत समझ लेना कि आप लोग सर मीन हो गई, वो हो गई, या फिर तुला राशि, वो राशि अलग है। यहाँ पर किसका निर्देश सर, आपके राशि का। देखो मात्रक प्यारे विद्यार्थियों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक मतलब एक तो सर जिनके अंदर मूल मात्रक वो होते हैं सर फंडामेंटल, वो यूनिट होते
होती है जिनके अंदर सर हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, जो एकदम फिक्स रहती है। और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जो ड्राइव्ड होती है एक दूसरे से। अब सर SI पत्ती में मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो बेटा ये जो मूल मात्रक है ना, इनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आता। फिजिक्स के अंदर SI यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, इसके अंदर सर जो मूल मात्रक है इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ सकता। और ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से, जैसे मैं बताऊं सर, सबसे पहली जो मूल मात्रक है जिसका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और इसका संकेत क्या होता है, मीटर, m, ठीक है। द्रव्यमान जिसको हम क्या बोलते हैं, मास। लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको किलोग्राम में, इसका मात्रक kg। समय को सर सेकंड में। समय वैसे भी आप लोगों का खराब चल रहा है क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं, तो समय अच्छा कब आएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए पूरी वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो समय को सेकंड से। ताप बोले तो टेम्परेचर, वैसे भी आपको पता है कि गर्मी बढ़ रखी है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रखा है, उसको सर मैं बताना चाहूँ किस में, केल्विन में। विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको प्यारे विद्यार्थियों किस में, एम्पियर में। ज्योति तीव्रता जिसको हम क्या बोलते हैं सर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल देते हैं, कुछ विद्यार्थी इसको लाइट इंटेंसिटी बोल देते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कोऑपरेट करके चलोगे तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में लिख रखा है लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर। कैंडला इसकी क्या होती है, SI का मूल मात्रक होता है, CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिणाम जो सर आपके, वो हम किससे करेंगे सर, रिजल्टेंट ऑफ मैटर सर, वो किससे, मोल से। मोल को हम संकेत क्या, ये। अब सर कुछ होती हैं सर यहाँ पर पूरक राशियाँ, इनको हम बोलते हैं सर पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट। बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट किसको बोलोगे सर, जिनके मात्रक तो होंगे लेकिन सर उनकी डायमेंशन नहीं होंगी। बोले तो सर इनके मात्रक तो होंगे, जैसे समतल कोण हो गया, प्लेन एंगल, इसका मात्रक क्या हो गया सर, रेडियन, ठीक है, लेकिन सर इसकी कोई डायमेंशन नहीं आ सकती। घन कोण हो गया जिसका मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन, लेकिन सर इसकी कोई विमा डायमेंशन नहीं आ सकती। और कुछ चीज़ दे रखी है कि SI के कुछ पुराने मात्रों को नए नाम और उसके संकेत दे रखे हैं। जैसे सर तापमान है उसको हम पहले और किस किस नाम से जानते हो, डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड से, या सेंटीग्रेड, कई डिग्री सेल्सियस वगैरह। अब ये तो था सर पुराना नाम, लेकिन हाल ही में सर सबसे ज़्यादा चर्चा में आप क्या कहते हो कि सर आज गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव जाने लगा है, तो डिग्री सेल्सियस में मापने लग गए, पहले सेंटीग्रेड में मापते थे। आवर्ती जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए मैं बताऊं सर, हम पहले किस में, कंपन प्रति सेकंड CPS में, लेकिन आजकल इसका मात्रक जो पूछते हैं एग्जामिनर वो बेटा हर्ट्ज पूछता है। SSC RPF के एग्जामों में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको, या फिर लाइट इंटेंसिटी जिसको बोलते हो, पहले प्यारे विद्यार्थी इसको किस नाम से जाना जाता था, कैंडल शक्ति CP, लेकिन हाल ही में सर इसको किस नाम से जानते हैं, कैंडला CD नया नाम है। अब सर और आगे मैं चलना चाहूँ, और अगला पॉइंट क्या दे रखा है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न। अभी बताया था ना, जो आपको जो मेन करवाई थी फंडामेंटल यूनिट, उनसे हमने ड्राइव्ड किया, उनसे हमें नए मात्रक बनाए, उनको हमने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, व्युत्पन्न मात्रक कहा। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए, मतलब सर जो लॉन्ग डिस्टेंस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। और मैं बताना चाहूँ अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है, मात्रक है। तो दूरी का ही एक मात्रक है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये सर क्या होता है, एक प्रकाश मीटर होता है, जो आपकी नज़रों से नज़रें मिलाती हुई है। अगला ही क्वेश्चन बनता है सर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है सर, पारसेक। एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। बोले तो सर आपके एक जो 3.26 लाइट ईयर होता है, बोले तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब सर कुछ बल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि सर क्या दे रखा है, बल की CGS पत्ती में मात्रक डाइन है, वह SI पत्ती में मात्रक क्या है सर, न्यूटन। बल क्या होता है कि एक ऐसा कारक, एक ऐसा फैक्टर, द फैक्टर दैट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंज इन इट्स एक्सेलेरेशन और या रिटार्डेशन। बोले तो सर हिंदी में बोले तो कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, उसका त्वरण पैदा कर दे या उसमें मंदन पैदा कर दे। अब सर मैं बताना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर
5 डाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर इसको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर कार्य होता है ना, कार्य जो वर्क होता है उसका सीजिस पत्ती में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जूल होता है। और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। वैसे आपको पता होगा सर बल का हम F इक्वल टू क्या लगाते हैं, MA मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे करते हैं, kg से। त्वरण का मात्रक क्या होगा एक्सीलरेशन का सर, आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ें अभी आगे आने वाली है, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, जो चैप्टर में मात्रक है तो हम मात्रक को ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब सर देखो और अगला पॉइंट क्या लिख रखा है कि सर 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10 की वेरियस पावर। जैसे भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, और 10 की कुछ घातों का विशेष नाम संकेत दिए गए, जैसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। बेटा एक टेबल दे रखी है कि जैसे आपको 10 हर जगह लिखा जाता है ना कि 10 की पावर इतनी, 10 की पावर इतनी, 10 की पावर इतनी। तो वो टेबल को थोड़ा सा हम डिस्कस करें। सर क्या दे रखा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 10 की पावर 18 एक्जा, इसका सिंबल क्या होगा, ई, ठीक है। और इसके अलावा सर और कुछ दे रखा है, जैसे इसको माइनस में क्या करोगे, एटो। और 10 की पावर पेटा है तो पेटा, 15 को पेटा बोलोगे, और माइनस है तो सर क्या बोलोगे, फेमेटो बोलोगे। 10 की पावर 12 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेरा बोलेंगे। अगर सर माइनस में आ जाए, कोई पूछे कि पीको क्या चीज़ होती है, तो पीको का मतलब होगा 10 की पावर -12 है। 10 की पावर 9 अगर से आपसे पूछ ले तो क्या होगा बेटा, गीगा होगा। अगर माइनस में पूछे तो क्या कहोगे, नैनो। 10 की पावर 6 है वो मेगा से डिनोट करेंगे, लेकिन बेटा माइनस में पूछे तो क्या करोगे, 10 की पावर -6। 10 की पावर 3 है तो क्या होगा, किलो, लेकिन 10 की पावर -3 क्या होगा, मिली। 10 की पावर 2 है तो वो क्या होगा बेटा, हेक्टो। और 10 की पावर -2 दे रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटी। और 10 की पावर 1 है तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, और यहाँ पर डेका, तो यहाँ 10 की पावर -1 क्या हो गया, डेसी। तो ये कुछ यूनिट्स दे रखी हैं अलग अलग कि सर हम इस मास से, मतलब बोले 10 के आगे आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि सर एग्जामिनर पूछ लेगा कि सर पीको क्या होता है, तो 10 की पावर -12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर -9, पॉजिटिव भी देगा 10 की पावर, तो कंफ्यूज करेगा। तो बेटा ये एक सारणी है, बहुत अच्छी सी क्वेश्चंस कवर होते हैं काफ़ी बार। यहाँ पर सर 10 की पावर 15 वाला वो याद रख लेना, 15 होगा पेटा, 10 की पावर माइनस फेम्टो। तो ये याद रखना, काफ़ी बार प्रीफिक्स जो आपके पूछे जाते हैं, पूर्व प्रत्यय जो जोड़ते हैं वो पूछे गए हैं एग्जामिनर किसी भी चीज़ में, तो बेटा गलत नहीं करके आओगे, आई बिलीव ऑन यू, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब सर ल्यूसेंट के अंदर सेकंड चैप्टर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम क्या है, मोशन, गति। देखो गति के बारे में डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मोशन क्या चीज़ होती है। देखो गति की मैं बात करना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों, गति एक स्केलर क्वांटिटी, देखो दो चीज़ें होती है इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी। वैसे मोशन क्या कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु के अंदर कोई चाल के अंदर परिवर्तन आ जाए, सर उसकी जो सर आपकी स्पीड में चेंजेज आ जाए, कोई मोशन हो, मतलब अगर मैं बताना चाहूँ सर, देखो यहाँ पर देखो राशियाँ दे रखी, नाम गति का लेकिन 2 राशियाँ दे रखी है। एक दे रखी है बेटा अदिश राशि और एक दे रखी है सदिश राशि। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर क्या दे रखा है कि सर जो अदिश राशि होगी वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, जो सर केवल मैग्नीट्यूड शो करे ना कि कोई डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। इनको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक भी है प्यारे विद्यार्थियों कि हम इसको प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने वीडियो बना रखी है फिजिक्स की, आप देख सकते हो जाकर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि क्या ट्रिक है कि एक लाइन याद रखनी है आपको, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है, ठीक है। दाल लेनी हो तो कहाँ से आएगी, एमएससी से। ऊ से ऊर्जा, से समय, का से कार्य, दा से दाब, ले से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, से सी से करंट, से मतलब से, आ से मतलब आता है तो मतलब आ से आयतन, ता से तापमान। तो ये कौन सी राशि होगी प्यारे विद्यार्थियों, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे विद्युत धारा हुई, टेम्परेचर हुआ, दाब हुआ, प्रेशर, इनके अंदर सर केवल मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की। अरे कैसे, जैसे, ऐसे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ अदिश राशि का। सपोज करो आपका कोई दोस्त है, ये आ रहा है, जैसे ये गति है ना, इसको मैंने कहा सर आपका कोई दोस्त है जयपुर से आ रहा है, ठीक है, और आपके पास आ रहा है। सपोज करो आपका घर ये है, तो आपने क्या कहा, जहाँ उसने
जैसे रेलवे स्टेशन पर उसको उतारा, आपने क्या कहा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो वो क्या कर सकता है कि सर उसको आपने डायरेक्शन नहीं दी, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली लेंथ बताई सर आपने। अब सर ये क्या करेगा सर 1 किलोमीटर, सर ये डायरेक्ट सीधा भी जा सकता है, 1 किलोमीटर वो इधर भी जा सकता है, 1 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 1 किलोमीटर इधर भी जा सकता है। लेकिन सर बाई चांस उसको अगर आपकी ये घर का एड्रेस पता लग गया तो वो इस तरफ आ सकता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं सर जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो वो होती है सर सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, बट जिसके अंदर सर डायरेक्शन इज नॉट फिक्स ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, उसको हम क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो सर जो सदिश राशि है उसके अंदर सर आपको मैग्नीट्यूड व दिशा दोनों की क्या रहती है आवश्यकता रहती है। अब जैसे मैं बात करना चाहूँ जैसे एग्जांपल सर आपके वेग विस्थापन बल त्वरण बोले तो सर आपके वेग बोले तो वेलोसिटी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बल फोर्स, त्वरण एक्सीलरेशन। इंग्लिश में बोले तो सर इसको वैसे एक ट्रिक है इसको याद रखने की, क्या है अब वेवी ताऊ भास, मैंने क्या कहा क्या ट्रिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब वेवी ताऊ भास, ऐसे आवेग, आवेग बोले तो इम्पल्स, वे से बल बोले तो फोर्स, वे से वेग बोले तो वेलोसिटी, वी से विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ताऊ से त्वरण बोले तो एक्सेलेरेशन, बा से बाहर बोले तो सर आपके बाहर बोले तो प्यारे विद्यार्थियों बाहर को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, वेट बोलते हैं, से संवेग बोले तो सर आपके इसको मोमेंटम। ये क्या हो गई सर आपकी सदिश राशि। कुछ जैसे पॉइंट दे रखे हैं कि सर हम डिस्टेंस के बारे में मेजरली कवर करते हैं कि सर डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, दूरी किसे कहोगे। देखो सर वैसे तो दूरी काफ़ी दूरियां हैं, कुछ लोगों के बीच में भी दूरियां हो जाती है, लेकिन दूरी की परिभाषा अकॉर्डिंग टू ल्यूसेंट क्या दे रखी है कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को हम क्या कहते हैं दूरी। द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस, मतलब किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया मार्ग क्या कहलाएगा बेटा दूरी। और दूरी कैसी होती है सर एक अदिश राशि होती है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है बेटा। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। क्योंकि हम देखो यहाँ से मुझे चलकर यहाँ जाना है तो भी मैं कुछ चलूँगा, मुझे वापस आना है तो भी कुछ चलना पड़ेगा। ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं शक्तिमान हूँ सर अदृश्य हो जाऊँगा, कोई आत्मा भूत प्रेत हूँ मैं आपको अदृश्य, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अभी भी आप बहम में जी रहे हो ना, उस बहम में कि आप अदृश्य होकर यहाँ से वहाँ जा सकते हो, मिस्टर इंडिया बन सकते हो, वो टाइम जा चुका है बेटा। यहाँ सब कुछ दिखता है, कर्म करोगे तो यहीं दिखेंगे, फल भी यहीं मिलेगा, सजा भी यहीं भुगतनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करोगे तो भी यही नतीजा मिलेगा। तो अभी करना है तो कुछ अच्छा ऐसा करो कि सिलेक्शन हो। तो आज आप मेहनत करोगे तो 2 3 4 5 महीने बाद उसका रिजल्ट आपको श्योरली मिलेगा, क्योंकि आप कनेक्टेड हो किससे, हार्ट बाय हार्ट, जीएस प्लेनेट से दिल का कनेक्शन। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ सब, जिससे कि सारे फ्रेंड्स आपके जुड़ पाएं। जितने ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा वीडियो पे व्यू आएंगे। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो पे लाइक ठोको दबा के। सर बात करें विस्थापन की, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। अब सर इंग्लिश में बोले तो सर क्या हो गया, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिटवीन, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोले तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने कहा सर एक ये है, ये दो दूरी है, अब इन दोनों के बीच में सर जो मिनिमम, कोई जैसे कोई भी बेचारा सिंपल सा आदमी एक ऐसे करके गया, अब ये 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये होगा एक ये, चाहे तो ये ऐसे भी जा सकता है और चाहे तो ये डायरेक्ट ऐसे जा सकता है सर आपके। तो ये जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट अपन ने मान लिया ए और फाइनल पॉइंट अपन ने क्या मान लिया बी, इन दोनों के बीच में जो सर आपकी मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा डिस्प्लेसमेंट। और ये दूरी होती है तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर में मापा जाता है। तो वही आगे सर विस्थापन तीनों हो सकते हैं, याद रखना सर, धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव और शून्य जीरो भी हो सकता है। अब बेटा चाल की बात करें सर, चाल डाल आपकी खराब हो रखी है तो उसको हम सही करते हैं क्या, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे चाल कहेंगे। मतलब सर
कितने सेकंड के अंदर समय, या फिर डायरेक्ट कहें कोई भी समय अंतराल के अंदर हम जो दूरी तय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये भी क्या होती है सर, एक अदिश राशि होती है, लेकिन इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों किसकी, वेग की, बोले तो वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग। मतलब सर चेंजमेंट इन किसके अंदर चेंज आए सर, आपके विस्थापन में, डिस्प्लेसमेंट के अंदर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी। और प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, वही मीटर पर सेकंड होता है। अब एक होता है त्वरण। अब इस वेग में भी हम चेंज कर दें, क्या लिख रखा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। चेंज इन ए वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलेशन। ये क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये याद रखना, एसएससी सीजीएल 2017 में राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी मोर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है सर, टाइम के अकॉर्डिंग यदि वस्तु का सर जो वेग वेलोसिटी घटती है तो उसका त्वरण क्या होगा, नेगेटिव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल चल रही है, कोई साइकिल क्या बाइक चलाते हो आप, तो बाइक चल रही है, सामने से कोई भी आ गया तो आप क्या करते हो, देखते हुए ब्रेक लगाते हो, तो स्पीड क्या होती है, डाउन होती है। मतलब सर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन, स्पीड डाउन हो रही है तो क्या हो रहा है सर, आपका मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन। अब सर एक होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, किसको कहोगे, प्रक्षेपीय गति। सर प्रक्षेपीय गति क्या होती है, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में भिन्न होती है। मतलब मैंने क्या कहा सर, जब कोई पिंड, बोले तो मास, ऐसे नियत त्वरण, बोले तो सर एक फिक्स एक्सीलरेशन के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा के, मतलब मैंने कहा सर ये पिंड की दिशा का वेग है, लेकिन इसके विपरीत क्या होगी सर, दिशा होगी, डायरेक्शन होगी। तो पिंड के वेग का परिमाण व दिशा दोनों के समय साथ साथ बदलते रहते हैं। तो सर पिंड का जो मास का जो वेलोसिटी होगी, उसका रिजल्टेंट और उसकी जो डायरेक्शन, वो समय के साथ क्या होंगे सर, बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समय अक्कल में, और देखिए सर जैसे और क्या क्या चेंजमेंट होता है, इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। एक वक्र सर आपकी इस पथ पर गति करता है, इस गति को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेपीय गति या प्रक्षेपीय पथ गति, मतलब बोले तो सर ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, जैसे मैंने कहा सर ये आपका धनुष हो गया, तो यहाँ से जो छूटा बाण हुआ, या फिर हवाई जहाज से गिराया गया बम, या तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये सभी किसके उदाहरण है बेटा, प्रक्षेपीय गति के उदाहरण है, ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब सर ये सर किस प्रकार हो सकती है सर, ये आपके द्विविमीय गति भी हो सकती है। प्रक्षेपीय गति कैसी हो सकती है सर, आपके द्विविमीय गति, 2D मोशन, आपके 2 डायमेंशन मोशन, जिसको अर्थात एक समतल में ही गति है। प्रक्षेपीय को अधिकतम दूर तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। सर कितना डिग्री एंगल चाहिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सर आपको 45 डिग्री का एंगल चाहिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँ सर, आप लोगों के सामने क्या लिख रखा है, प्रक्षेपण कोण थीटा एंड 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होना चाहिए, और प्रक्षेपीय पथ के उच्चतम, जो आपके ट्रेजेक्ट्री जो पाथ है उसके उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। वृत्तीय गति की मैं बात करना चाहूँ, सर्कुलर मोशन की, कि जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर गति करती है, मैंने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम कैसा कहेंगे सर, सर्कुलर मोशन कहते हैं। यदि यह एक समान चाल से गति करती है तो इसकी गति कैसी होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बताना चाहूँ वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। कैसी गति होती है प्यारे विद्यार्थियों, एक त्वरित गति। मतलब बोले तो सर आपके एक्सीलेटेड मोशन होता है, मतलब मूवमेंट करती रहती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पे क्या हो जाती है, बदल जाती है। सपोज करो यहाँ चले तो सर वेग कुछ और था, यहाँ आए तो कुछ और है, नीचे आए तो स्पीड थोड़ी तेज हुई तो और, मतलब हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे वेग की दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आपने क्या किया होगा
कि जैसे एक डोरी के क्या कर लिया, ये कोई पत्थर है, इसको आपने किसी डोरी से बांध लिया। अब आप क्या कर रहे हो सर, इसको घुमा रहे हो ऐसे, ये घूम रहा है सर आपके इस तरह से, ये इस तरह से घूम रहा है। तो सर यहाँ पर आप बीच में खड़े हो, तो ये क्या होता है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेज़ी से वर्त में घुमाया जाता है, और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पे पत्थर क्या करता है, बिल्कुल जैसे इस डायरेक्शन में टूटा है तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ये प्रयोग किए हुए होंगे आपने, तो ये लाइन लिख रखी है आपके प्रैक्टिकल। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना कंसेप्टुअली उसको समझोगे, प्रैक्टिकली समझोगे, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। रटने की कोशिश की तो फिजिक्स से नहीं समझ में आने वाला। वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर करके स्टेटस लगा के अपने अपने दोस्तों को बुला लो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये हमारा फ़र्ज़ होता है बोलने का, ये मैं बोलूँगा, ठीक है सर। मैंने कहा जैसे वर्ताकार मार्ग पर गतिशील कण के वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण में घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। 1 सेकंड के अंदर जितना घूम जाए उसे हम क्या कहेंगे सर, आपके कोणीय वेग कहेंगे। इसे प्राय किससे प्रकट किया जाता है बेटा, ओमेगा से प्रकट किया जाता है। अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2πn हो गया। क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πn, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π बोले तो 360 डिग्री रेडियन में घूम जाती है। यदि वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी सर, वर्त की जो वृद्धि होगी ना उसके गुणा में n, तो बोले तो सर टोटल क्या आ जाएगी 2πrn। ये तो थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा इसमें माइंड में मत डालना। अर्थात v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2πrn। इतना ध्यान मत, दिमाग मत लगाना। और v इज इक्वल टू अगर आर एन है तो सर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ n की वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, ओमेगा रख दिया। इज इक्वल टू में रखते ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया सर, क्यों, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πn। पाई की मान हम कितना मानेंगे सर आपके, अगर ये इस तरह है तो सर आपके 80 डिग्री या फिर आपके 360 डिग्री, तो वैसे आप लोग याद रख सकते हो यहाँ पर 2πrn। आप जैसे रेखीय चाल होती है सर आपके, लीनियर जो बोलते चाल को क्या बोलते हो आप, स्पीड, ठीक है। तो उसको क्या होता है सर आपके कोणीय चाल गुणा में त्रिज्या, जो आपकी कोणीय चाल होती है एंगुलर स्पीड होती है, उसके गुणा में क्या कर देंगे सर आपके त्रिज्या, बोले तो सर आपके रेडियस इंग्लिश में। अब ये इतना हार्ड नहीं था। अब आती है चीज़ें, मतलब वो तो थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन आ गया था, सॉरी। अब कंसेप्चुअली चीज़ें रियली में क्या है सर, लॉ ऑफ मोशन है। देखो एक न्यूटन नाम का प्राणी था, न्यूटन को आप अच्छे से जानते हो सर, जिसका पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों इनका, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने अपनी पुस्तक में सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें सबसे पहले गति के नियम दिए इन्होंने सर। 3 लॉ दिए, गति के 3 नियम दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। क्या थे बेटा एक्चुअली में सर, लॉ ऑफ मोशन, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या किया सर, 10th क्लास में पढ़ा, 12th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा, जब भी पढ़ा 9th 10th जब भी पढ़ा आपने पढ़े, आज कंपटीशन में किसी कोचिंग में चले गए आपको तो लॉ ऑफ मोशन करा दिए जाते हैं, लेकिन बेटा उनको परफेक्टली प्रैक्टिकली समझाए नहीं जाते कि आपकी जो रूटीन लाइफ होती है, आपका जो दैनिक जीवन होता है, उसमें कैसे काम आने वाले होते हैं, कि सर हमें कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हम उसके रिगार्डिंग में बात करना चाहूँ तो सर क्या थे एक्चुअली में, 3 लॉ थे गति के, उन तीनों को डिस्कस करते हैं एक अच्छे से। जैसे सर पहला नियम दे रखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार क्या कहना था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो प्यारे विद्यार्थी क्या लिख रखा है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि उस पर एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई आदमी सो रहा है तो सोता ही रहेगा, बाहर से जब तक उसको थप्पड़ लगा दो ना, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो जब तक नहीं जगेगा, ठीक है। जैसे सुबह सुबह मम्मी पापा के थप्पड़ लगते तो आप जगते हो, या फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी चल रहा है, चलता ही रहेगा, कब तक नहीं रुकेगा, तब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर दे, उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। और कोई आदमी बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में तो उसको अरे साइकिल वगैरह के ऊपर आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, कि सर बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई भी एक ट्रेन आ रही है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल बताता हूँ कि सर जैसे मैंने क्या कहा कि सर ध्यान देना यहाँ पर। जैसे मैंने कहा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, एक ट्रेन है। अब आपने देखा होगा कहीं की भी आपको यात्रा करनी हो, आपको कहीं की भी यात्रा करनी हो तो इस बस में, ट्रेन में, ट्रक में, कहीं भी हो आप इसके अंदर, तो आप क्या करते हो, जैसे ही बस चलना शुरू करती है, जैसे बस ने चलना शुरू किया तो बस में बैठे यात्री कहाँ झुक जाएंगे, आगे की ओर या पीछे की ओर। देखो चलती है तो पीछे की ओर झुकती है, और जैसे अगर ब्रेक लगाती है तो आगे की ओर। क्यों? क्योंकि सर सारी चीज़ें क्या आ जाती है, और देखो आपको पता लग जाए कि अचानक से बस रुक जाए तो सर वो क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। क्यों? बस रुकेगी, अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो सर क्या होगी कि हम तो मोशन में रहेंगे, ठीक है, लेकिन बस रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो उसको लाने के लिए हमारी भी स्पीड को क्या करना पड़ता है, स्लो। मतलब सर अगर मैं बताना चाहूँ कि सर कोई भी वस्तु यदि गति करती है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक हमने कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रेस्ट कंडीशन में नहीं लेके आ जाए। चलो लूसेंट की लाइन को कवर करते हैं, बाकी इसको प्रैक्टिकली मैं बोर्ड पे समझा रखा, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा और भी अच्छे से। यहाँ हमें आज का जो हमारा टारगेट क्या है, देखो टारगेट क्या है बेटा, ये चीज़ समझो कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में। हम बर्मी तो रखे हैं सर, ये भी पढ़ ली वो पढ़ ली, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बेटा आज लूसेंट को कवर करना है कि लूसेंट की लाइनिंग क्या क्या है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ज़्यादा आप टेंशन नहीं पालना। यहाँ क्या लिख रखा है, देखो मैंने क्या कहा सारे विद्यार्थियों, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको हम क्या कहेंगे सर, गैलीलियो का नियम, या किसका नियम कहेंगे, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे सर बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रकृति को हम क्या कहेंगे, जड़त्व। मतलब मैंने क्या कहा सर कि किसी वस्तु को उसकी वर्तमान अवस्था में रोके रखने का गुण क्या होता है, जड़त्व। यहाँ देखो एक शब्द इसके लास्ट में क्या आ रहा है, तव। जड़त्व को आप इंग्लिश में बोलते हो इनर्शिया, ठीक है। अब सर मैंने कहा इससे पहले क्या आ रही है, जड़, तो ये इससे पहले वाले का गुण बताएगा। जैसे पेड़ के पौधों की जड़ों का काम होता है पेड़ को एक जगह रोके रखना, उसको हिलने नहीं देना, तो ऐसे ही जड़त्व होता है। मतलब क्या होता है कि सर कोई भी वस्तु, अगर पानी की बोतल आज मैंने सामने रख रखी है तो यो यहीं रखी रहेगी जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं। मतलब सर ये किस चीज़ को शो करता है, गति का प्रथम नियम सर, बल की परिभाषा को। सर ये जो जड़त्व था उसके बारे में तो बताया था गैलीलियो ने, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था वो दिया था किसने, न्यूटन ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बल की परिभाषा लिख रखी है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है तो क्या बल कहलाता है, ठीक है। मतलब एक फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो किसी वस्तु की स्थिति में चेंजमेंट कर दे या चेंज करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है, क्या कहलाता, बल कहलाता। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि, और इसका मात्रक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन होता है। समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, इतनी देर से मैंने नहीं पूछा लेकिन अब पूछ रहा हूँ आप लोगों से, समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से कंसेप्ट। अब मैंने क्या कहा बालकों कि जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप भी झुके होंगे कभी ट्रेन या बस में। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ट्रेन या बस होती है उसमें बैठे हुए यात्री कहाँ झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर क्या उड़ती है, धूल कण उड़कर कहाँ गिर जाते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल हैं किसके सर, ये एग्जाम्पल है सर जड़त्व के, इनर्शिया के। अब सर एक संवेग लिख रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या होता है बेटा मोमेंटम, इसको डिस्कस कर लें। बिल्कुल सर, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग क्या होता है सर, वेग गुणा द्रव्यमान। बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी को डिस्क्राइब करेगा। क्या है कि संवेग का क्या होता है सर, वेलोसिटी का अगर मैं मास के साथ गुणनफल कर लूँ तो क्या कहलाएगा, संवेग। और कैसी राशि है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो सर वेग का क्या होता है सर, आपके वेग का होता है सर आपके मीटर पर सेकंड, और द्रव्यमान का क्या होता है सर आपके केजी। तो सर ये क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। सर जो एयरफोर्स वगैरह वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाली है आज की वीडियो। फिजिक्स का बेसिक क्लियर करवा दूंगा आज की वीडियो में आप लोगों को।
न्यूटन की गति का नियम, मैंने कहा सर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करना चाहूँ। क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। क्या सर अब क्या होगा कि अब संवेग में चेंज कर दे, चेंज इन मोमेंटम, तो उस पर आरोपित बल अनुपाती होता है। वह संवेग में परिवर्तन के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? इम्पल्स प्राप्त होता है, आवेग प्राप्त होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु की मास m हो तो न्यूटन की गति दूसरे नियम F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m। अर्थात न्यूटन के दूसरे बल से हमें बल का व्यंजक फॉर्मूला प्राप्त होता है। मतलब डाल रखा है नोट सर, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। बिल्कुल होगा। और सर प्रथम नियम के अंदर अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँ तो प्रथम नियम में एक और पॉइंट क्लियर होता है कि आप लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। गति का कौन सा नियम दर्शाता है सर? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है सर? अभी बताया। जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह खूब खेलते होंगे तो सर क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल नहीं लिख रखे, मैं बताऊं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि क्रिकेट खेलते समय गेंद को कैच करने के लिए, जो बॉल होती है उसको कैच करने के लिए जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या कर लेते हैं? अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेते हैं ताकि उनके हाथों को चोट ना लगे। आई बात समझ में? तो ये चीज़ जैसे आपने की होगी। या फिर एक और एग्जाम्पल देखा होगा कि सर आज एक रॉकेट कार्य कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ। और एग्जाम्पल जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँ कि ये सर एक एग्जाम्पल है। जैसे ये कोई चिरकुटची है, ये सपोज करो आज कोई विद्यार्थी है, ठीक है, ये 5 मंजिल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये क्या किया सर? इसने इस मंजिल पे चढ़ गया, ये इस मंजिल पे चढ़ गया। दिख रहा होगा, कुछ कुछ समझ पा रहे हो। अब ये सपोज करो इस मंजिल से क्या करना चाह रहा है सर? छलांग लगाना चाह रहा है। जिस चीज़ की इसको चाहत थी वो इसकी चाहत पूरी नहीं हुई तो वो क्या करना चाह रहा है? कूदना चाह रहा है। तो आप भी कई ऐसे होंगे, ऐसा काम कभी मत करना, ठीक है। आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, एक ऐसे दोस्त रखना अपना जो आपकी हेल्प कर पाए हमेशा। तो मैंने कहा सर आपके दोस्त आपको मरने नहीं देंगे, तो वो क्या होंगे सर? यहाँ पर खड़े हो गए नीचे आके, ठीक है, इस तरह से कि बेटा तू कूद, हम तेरे को बचाएंगे। तो वो क्या लेके आ गए बेटा? जाल लेके आ गए। तो जैसे ये कूदा तो यहाँ जाल क्या होगा सर? थोड़ा सा नीचे कंप्रेस हो। मतलब क्या होता है कि सर आपने देखा होगा, आपकी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस किया होगा सर, आपकी छत या उसके अलावा सर आप छत से कूदते हो तो सर आपको गद्दे या मिट्टी की फर्श जो होती है उस पर चोट कम लगती है बजाय सीमेंट के फर्श के। क्यों? क्योंकि सर उसमें संवेग में परिवर्तन के ऊपर क्या होता है? वो डिपेंड होता है। गति का सेकंड नियम शो करता है। अब सर गति का तीसरा नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बात करना चाहूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब सर आप क्या करोगे? किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको जचा के थप्पड़ मारेगा। मतलब सर प्रत्येक क्रिया के विपरीत में क्या होती है? प्रतिक्रिया। ये कौन सा नियम शो करता है? बोलो रे बोलो, कॉमेंट में बोलो। अरे कमेंट करो फटाफट, बताओ सर क्या? गति का तीसरा नियम सर क्या लिख रखा है? एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँ। बंदूक से गोली निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। एक डायलॉग है। लेकिन बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? रस्सी से झूला झूलते हुए रस्सी के टूट जाने पर झूले झूलती हुई जो लड़की है उसका नीचे गिर जाना, क्योंकि जनरली लड़कों के लिए झूला नहीं रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सर आपके और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ आपके, आज आप पानी के अंदर तैर पा रही हो, किसके कारण? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण तैर पा रहे हो। नाव पानी के अंदर चल पा रही है तो एक एक्शन करते हैं तब एक रिएक्शन मिलती है। आज आप दीवार के मुक्का मार के देखो तो आपको बराबर प्रतिक्रिया मिलेगी। आपने एक्शन की कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, मैं दीवार के अंदर मुक्का मारता हूँ, लेकिन जैसे ही आपने मुक्का मारा तो आपको एक एक्शन आपने की तो उसके जस्ट विपरीत आपको एक रिएक्शन मिली। तो वही लाइन में कहना चाह रहा हूँ, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज सेज दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। अब सर देखो संवेग संरक्षण के नियम की बात करूँ सर, यहाँ पर लिख रखा है सर गति का जो थर्ड लॉ है ना
वो किस चीज़ को शो करते हैं? यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद में संवेग क्या होता है सर? बराबर होता है। अब मैंने कहा सर एक और पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, और मैं एक और चीज़ देखो, यहाँ पर एक और रॉकेट का लॉन्च होना और रॉकेट का कार्य करना, इसमें डिफरेंस होता है। लॉन्च होने वाला जो नियम है वो तो है सर आपका थर्ड, और जो कार्य करना होता है वो गति का दूसरा नियम है। आवेग की बात करूं इम्पल्स की, कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या लिख रखा है सर? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए कार्य करता है, तो मतलब मैंने कहा क्या कि आप कई बार नहीं देखते कि जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो एक जितना फास्ट होगा ना, जितना फास्ट होगा तो उसका उतना ही लंबा शॉट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जोर थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? आवेग प्राप्त होता है। आवेग क्या होता है? बल गुना समय अंतराल। बोले तो सर आपके F गुना जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? संवेग में परिवर्तन को भी हम क्या बोलते हैं? आवेग ही बोलते हैं, अभी बताया था। आवेग कैसी राशि पूछे तो सर क्या बताओगे? एक सदिश राशि। बोले तो सर आपके सदिश राशि, बोले तो सर बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड होता है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है, जिस तरफ बल होता है उस तरफ उसके डायरेक्शन। एक होता है बेटा अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। उसके वर्त पर एक, देखो यहाँ पर इतना नहीं लिख रहा, लेकिन मैं खुद की तरफ से बता रहा हूँ कि जब भी कोई वस्तु गति करती है वर्ताकार, इसको मत समझो, इसको समझो, कंसेप्ट क्लियर करना है ना आपका। तो मैंने कहा जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। दोनों बलों की जो, अगर मैं बताना चाहूँ सर, दोनों बलों की सर जो डायरेक्शन होगी वो तो क्या होगी? दोनों बलों की सर अलग अलग होगी। जैसे मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर मैंने दोनों में केंद्र बना दिया, तो सर एक तो लगेगा सर अंदर की तरफ, एक तो क्या लगता है सर? अंदर की तरफ, और एक कहाँ लगता है प्यारे विद्यार्थियों? बाहर की तरफ। तो दोनों बलों की डायरेक्शन तो क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन इन दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का रिजल्ट, जो परिमाण क्या होगा? वो समान होगा। रिजल्ट क्या होगा सर? समान होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सर अभिकेंद्रीय बल जो होता है, अच्छा सॉरी मैंने केंद्रीय बल की परिभाषा दे दी आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों में वही था। हाँ, वो मैंने केंद्रीय बल के बारे में बताया बेटा। और ये दोनों बल जो देखो सर, एक केंद्र की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, वो तो होता है सर आपका अभिकेंद्रीय बल, और जो केंद्र के बाहर लगता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर देखो सर, ये केंद्र और केंद्र के बाहर की तरफ जो सरकमफ्रेंस, रेडियस टू सरकमफ्रेंस जो बल फोर्स कार्य कर रहा है वो होता है अपकेंद्रीय बल। यहाँ अभिकेंद्रीय बल का सूत्र दे रखा है, F इक्वल टू क्या होता है? mv²/r होता है। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें अपन देखेंगे नहीं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आते हैं। सर क्या दे रखा है यहाँ पर? देखो, वर्तीय पथ पर गतिमान वस्तु कार्य करने पर अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाते हैं, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार की ओर कार्य करता है, कभी कभी बाहर होता है। तो कुछ करने प्रतिक्रिया को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सर मौत के कुएं वाला एग्जाम्पल वो कौन सा होता है सर? आपके सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एक होता है बेटा बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण बोले तो सर मूवमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होता है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने वाली प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। और किसी अक्ष के परित एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण क्या होता है? टी क्या होता है सर? आपके बल मोले तो फोर्स गुना में आघूर्ण, जो हम टॉर्क लगाते हैं वो। अब सर मैंने कहा यह ये एक सदिश राशि है। बोले तो प्यारे विद्यार्थियों वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अब मैंने कहा सर जैसे इनके एग्जाम्पल और डिस्कस करें तो सर आपके और कुछ एग्जाम्पल कहोगे सर हमें एग्जाम्पल तो करवा दो। तो सर आपके जैसे मैं कहना चाहूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल करवाता हूँ। थोड़े से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जगह। देखो पहले मैं बात करना चाहूँ सर आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के अभिकेंद्रीय बल के। तो अभिकेंद्रीय बल का जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, आप लोग क्या करते हो सर, कई बार देखा होगा ना आपने कि हवाई जहाज़ का आसमान में मुड़ना हुआ,
ठीक है। ये कोई भी जैसे परमाणु है, इस परमाणु के अंदर क्या होगा, नाभिक, नाभिक के चारों तरफ किसकी गति, इलेक्ट्रॉन की गति, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की गति, ये क्या किसका एग्जाम्पल होगा, अभिकेंद्रीय बल का। ठीक है। सूर्य के चारों तरफ ग्रहों तथा ग्रहों के चारों तरफ उपग्रहों की गति, ये भी इसी का उदाहरण हो गया। तो ये कुछ मेजरली एग्जाम्पल हैं आपके। और इसके अलावा सर जैसे मोड़ के ऊपर साइकिल सवार का, जो बाइक सवार का कहाँ झुक जाना है सर, आपके केंद्र की तरफ झुक जाना खुद का बैलेंस बनाने के लिए। और अब सर किसकी बात करना चाहूँ सर, दूसरा पॉइंट था सर अपकेंद्रीय बल का। तो सर दूध से मक्खन निकालना, वॉशिंग मशीन से कपड़े सुखाना, ठीक है। या फिर मैंने बाहर की जो गाड़ी के अंदर कोई भी यात्री बैठा है तो मोड़ के समय खुद को विपरीत दिशा में झुका लेता है या झटका महसूस करता है, ये भी किसके कारण सर, आपके अपकेंद्रीय बल के कारण। ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। अब ये हम आगे और बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के मन में वहम आ रहा था, कमेंट आ रहा सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ले लो बेटा। अब बात करें सर सरल मशीन, सिंपल मशीन क्या होती है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे उत्तोलक हुआ, लीवर हुआ, घिरनी हुई, आनत बल। अरे देखा होगा ना आपने कि जैसे आपका कुआं होगा, आपका तो कहाँ पानी वाला कुआं, ये सपोज करो ये इस तरह से कुआं बना हुआ है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से घिरनी लगी हुई है और इससे पानी खींचते थे ना सर आप, इससे कुएं से, तो इस तरह से बाल्टी से पानी खींचते थे। पानी कहाँ से आता था सर, आपके कुएं से। तो वो क्या थी, एक सरल मशीन ही तो थी। या फिर आपने क्या किया, किसी चीज़ को आपने बाहर लगाकर आपने ऊपर उठाया, या फिर आनंद तल, ये कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। स्क्रू जैक वगैरह आपने देखा होगा ना, जैसे पे वगैरह से चीज़ों को ऊपर उठा देते हैं, क्रेन से चीज़ों को ऊपर उठा देते हैं, तो वो एक सिंपल मशीन ही तो है सर आपके। अब मैंने कहा सर उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक जिसको हम बोलते हैं लीवर, उत्तोलक लीवर, अपना लीवर वो होता है LIVER, ये क्या है लीवर, LEVER, डिफरेंस है, यकृत की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है, सीधी भी हो सकती है या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु को चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसके 3 बिंदु हो सकते हैं, एक आलंब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, जिसमें क्या होगा कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता घूम सकती है, मतलब जिस निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ ये इधर भी घूम जाए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस निश्चित बिंदु को हमने क्या बोला, आलंब, शुरुआत। एक होता है आयास जिसको आप फोर्ट बोलते हैं, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है, जैसे आपने हाथ का यूज किया उसको घुमाने के लिए, तो वहाँ जो फोर्स कार्य कर रहा था वो आप फोर्ट लगाए वो। अब भार लोड, उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, मतलब जोर और रुकावट हटाई जाती है, मतलब जो भी चीज़ आप नीचे से ऊपर उठा रहे हो ना, जितना फोर्स लगाकर, वो क्या होता है सर, उसका भार होता है उत्तोलक का। उत्तोलक के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। कौन कौन से सर, एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जो सर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम F व आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। कहाँ कहाँ स्थित होता है, उत्तोलक आलम F में, आयास F तथा भार W B के बीच में। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम हो सकता है। जैसे कैंची हुई आपके, कैंची के बीच में इस तरह से होती है ना, कच 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 का काट सकते हैं कपड़ों को। प्लास हुआ, सिंडासी हुई, कील हुई, उखाड़ने की मशीन हुई, शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हेड पंप। अरे समझ रहे हो ना कि 2 बीचों के बीच में एक, मतलब उसको आपने तुरंत, तो मैं नहीं समझा रहा है, समझदार इंसान हो। ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किस टाइप के हो गए। और सर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की मैं बात करना चाहूँ तो इस वर्ग में आलंब व आयास ई के बीच भार W होता है। ई के बीच भार क्या होता है, W, वेट होता है। इस प्रकार के उत्तोलक जैसे यांत्रिक सदैव 1 से अधिक होता है। जैसे एग्जांपल सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो आप क्या करते हो, दोनों चीज़ पीछे हो गए, बीच में जोर लगाते हो तब जाके नींबू निचोड़ता है। एक पहिए को कूड़ा ढोने वाली मशीन की गाड़ी। अब मैं ना, अब इनको तो आप अपने माइंड में लेके आनी पड़ेगी आपको कि सर ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल देखी हुई है। अब क्या होगा, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम F भार W के बीच में आयास E होता है। जैसे आपने देखा होगा चिमटा, ठीक है, मनुष्य का हाथ। अपना हाथ क्या होता है कि पीछे तो बाहर लगा रखा है, लेकिन किसी को थप्पड़ मारनी हो तो आगे से जोर लगाना पड़ेगा आपको। पीछे मतलब जोर तो पीछे से लगेगा, लेकिन हाथ पूरा फोर्स एक आगे कार्य करेगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है।
किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर या ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के बराबर में प्रकार में बताना चाहूँ, संतुलन के 3 प्रकार होते हैं सर, स्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। जो सर स्थायी संतुलन तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन हम कहते हैं। मतलब बल हटाते हैं वापस पुनः उस स्थिति में आ जाए और वो एक परमानेंट स्थिति में उसको। एक अस्थायी टेम्परेरी अनस्टेबल, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो उसे हम अस्थायी असंतुलन कहते हैं। मतलब एक बार छोड़ दिया तो वैसे ही रहे, चेंजमेंट आई नहीं। अब एक होती है प्यारे विद्यार्थी उदासीन संतुलन बोले तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अब एक और पॉइंट विद्यार्थियों में बताना चाहूँ, स्थायी संतुलन की शर्तें क्या होती है। किसी वस्तु की स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। कौन कौन सी शर्त होती है प्यारे विद्यार्थियों? एक तो होती है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों 3rd चैप्टर जिसका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो इसका फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, क्या है कार्य किसे कहते हैं।